नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों के तहत आर्थिक और वित्त क्षेत्र के समाचारों के इस ताज़ा अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और कोई आपका अगर सुझाव है तो उसका भी स्वागत है, सुझाव भी हमें अवश्य दें। तो इस अंक में हम 19 मार्च 2022 तक के जो सप्ताह का जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष कर वसूली के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक 16 मार्च 2022 तक सरकार को शुद्ध प्रत्यक्ष कर के रूप में 13,63,038 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं और ये राशि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 48.41% अधिक है। एक साल पहले इसी अवधि में 9,18,430 करोड़ रुपए शुद्ध प्रत्यक्ष कर के तौर पर प्राप्त हुए थे। शुद्ध प्रत्यक्ष कर यानी नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। और अगर 2019-20 से इसकी तुलना की जाए तो उसके मुकाबले भी ये 42.50% ज़्यादा है। तब हमें 9,56,550 करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है प्राप्त हुई थी। तो 2019-20 में 9,56,000 करोड़ रुपए, 2020-21 में 9,18,000 करोड़ रुपए और अब 21-22 में 13,63,038 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ये है नेट कलेक्शन, यानी इसमें से रिफंड जारी करने के बाद ये राशि प्राप्त हुई। अगर रिफंड को भी मिलाकर बात करें तो सरकार के आंकड़े जो मिले हैं हमें उसके मुताबिक 16 मार्च 2022 तक 15,50,364 करोड़ रुपए सरकार को डायरेक्ट टैक्स के तौर पर प्राप्त हुए हैं। डायरेक्ट टैक्स में आम व्यक्ति जो इनकम टैक्स देता है, कंपनियां जो इनकम टैक्स देती है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का जो भुगतान होता है और भी एक दो कर इसमें शामिल है। तो डायरेक्ट टैक्स उसको कहा जाता है। एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी और जो दूसरे टैक्स हैं वो अलग होते हैं। तो इस प्रकार सरकार को डायरेक्ट टैक्स में अच्छी प्राप्ति हुई है। इससे पता चलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियां जोरों पर हैं। जीएसटी में भी हमने बताया था अपने दर्शकों को कि फरवरी में जीएसटी प्राप्ति काफ़ी अच्छी रही है। तो सरकार की एक रिपोर्ट जो आई है, भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग ने फरवरी की मासिक आर्थिक समीक्षा पेश की है। उससे भी पता चलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियां बेहतर चल रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 माह के आयात के लिए काफ़ी है, इस लेवल पर बना हुआ है। विदेशी निवेशक भी जो है, जो कहा जा रहा था कि शेयर मार्केट से सब निकल रहे हैं, तो रिपोर्ट कहती है कि विदेशी निवेशक मोटे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के साथ बने हुए हैं और निर्यात जो है अच्छा बना हुआ है। हमारा निर्यात जो है 400 अरब डॉलर के आंकड़े को भी इस साल जो है, इस वित्त वर्ष में जो मार्च में अब समाप्त होने वाला है, पार कर सकता है। ये पहला मौका होगा जब निर्यात जो है 400 अरब डॉलर के तक पहुंचेगा या उसके पार जाएगा। और व्यापार संतुलन भी जो है बेहतर बना हुआ है, उसका समायोजन करने की स्थिति में सरकार बनी हुई है। खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होने के साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आने की इसमें उम्मीद व्यक्त की गई है। रिपोर्ट कहती है कि आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, चालू खाते का और वित्तीय घाटा, इन सभी पर अगर कोई जो मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति है, जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। पिछले कई दिनों से 24 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई थी। तो उससे कच्चे तेल के दाम और कुछ खाने पीने की दूसरी वस्तुओं के दाम, कुछ जो धातुएं हैं उनके दाम, तो ये रिपोर्ट कहती है कि उनके दाम कितने समय तक उच्च स्तर पर बने रहते हैं, उस पर ये निर्भर करेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार देखा जा रहा है, आवागमन बढ़ रहा है, बिजली की मांग मजबूत बनी हुई है, टोल नाकों पर संग्रह भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है। ई वे बिल जो माल लेकर चलते हैं ट्रक वगैरह, तो उन्हें ई वे बिल पहले लेना पड़ता है, तो उसका सृजन भी बढ़ रहा है। जीएसटी प्राप्ति साल दर साल आधार पर फरवरी 2022 के महीने में 18% बढ़कर 1,33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। गैर खाद्य ऋण बैंकों से गैर खाद्य ऋण में विस्तार देखा जा रहा है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन भी बेहतर बना हुआ है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर जो टीकाकरण शुरू किया है, अब छोटे बच्चों को जो 12 साल से
18-12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे, उनको भी सरकार ने टीका लगाना शुरू किया है। और साथ में जो मौद्रिक और वित्तीय समर्थन समय समय पर दिया गया है, उससे जो है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है। ये रिपोर्ट कहती है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी का अगर औसत हम निकालें तो 5.4% रहा है। और रिजर्व बैंक को सरकार ने कहा है कि जो महंगाई का आंकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 6%, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये आंकड़ा 5.4% उसी के दायरे में है, जबकि इससे पिछले साल अप्रैल से फरवरी के दौरान ये 6.2% तक पहुंच गया था। यानी महंगाई पर भी सरकार का अंकुश बना हुआ है, निर्यात का प्रदर्शन भी बेहतर बना हुआ है। बृहस्पतिवार 17 मार्च 2022 को जो सप्ताह समाप्त हो गया, कारोबारी सप्ताह, जो अंतिम दिन शेयर बाजार में कारोबार कराया है, बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1047.28 अंक बढ़कर 57,863.93 अंक पर पहुंच गया। सोने का भाव 51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी 68,218 रुपये प्रति किलो पर बोली गई। और $1 के मुकाबले रुपये का भाव 75.80 पर आ गई है। यानी सब चीज़ें तेज़ी में है, सब में सुधार देखा जा रहा है। रुपया तो 77 तक पहुंच गया था, अब 75-80 पे आ गया है। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जो दुनिया के बाज़ार में जो कच्चे तेल का दाम है, जो कि $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, अब कम होकर $100 के आसपास आ गया है। और ये भी इस तरह की भी रिपोर्ट है कि सरकार रूस से जो है कच्चे तेल का आयात कर रही है, वहाँ से उसे सस्ता तेल मिल रहा है। और जो दूसरे देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं उनका भी इस पर कोई असर नहीं होगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी राज्यसभा में सोमवार को कहा है कि सदस्यों को आश्वस्त किया है कि सरकार पेट्रोल डीजल की महंगाई से ग्राहकों को बचाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा वो करेगी, सभी संभव मामलों को वो उस पर गौर करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे कर्ज के मामले एक बड़ा फैसला किया है। जो हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जो कि छोटे ग्राहकों को छोटा मोटा कर्ज देती हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का, तो उन कंपनियों के, जिन्हें माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कहते हैं, उन पर शिकंजा एक तरह से रिजर्व बैंक ने कसा है। इसलिए हमने सुना है, इस तरह की रिपोर्टें पहले पढ़ी गई हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अपने कर्जदारों से बड़ी ऊंची दर पर जो है ब्याज वसूलती हैं, 24%, उससे भी ज़्यादा 30% तक कई मामलों में होता है। तो रिजर्व बैंक ने उनके लिए एक मास्टर सर्कुलर जो है 14 मार्च सोमवार को जारी किया है। और इस सर्कुलर में कहा गया है कि केवल 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवार को बिना कोई चीज़ गिरवी रखे जो कर्ज दिया जाएगा, उसे ही सूक्ष्म कर्ज यानी सूक्ष्म वित्त माना जाएगा। माइक्रो फाइनेंस लोन जो है उसे माना जाएगा। किसको माना जाएगा? उस परिवार को जिस परिवार की सालाना आमदनी केवल 3 लाख रुपए है और उनसे कोई गिरवी चीज़ रखी नहीं गई। और इस कर्ज के साथ अगर ग्राहक के जमा खाते को जोड़ा गया तब भी इसे लघु कर्ज नहीं माना जाएगा। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि ऐसे कर्ज पर ब्याज दर निर्धारण की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना होगा। ब्याज दर निर्धारण प्रक्रिया कैसे रखी गई है, इसकी जांच आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में होगी। यानी रिजर्व बैंक पूछ सकता है कि भाई आपने ये ब्याज कितना किस तरह तय किया है, किस आधार पर ब्याज दर तय किया गया, इसकी लागत क्या है, इसमें क्या शामिल है, और इसके बारे में ग्राहकों को भी पहले से ही पूरी जानकारी देनी होगी। सभी तथ्यों को रिजर्व बैंक को भी बताना होगा, रिजर्व बैंक को भी बताना होगा, ग्राहकों को भी देनी होगी। इसके साथ ही माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों से वैसा कोई भी शुल्क नहीं वसूल सकती हैं जिसकी जानकारी उन्होंने फैक्ट शीट में रिजर्व बैंक को नहीं दी है। सूक्ष्म वित्त की श्रेणी में लिया गया कोई भी कर्ज यदि ग्राहक समय से पहले लौटाता है तो उससे कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। तो एक अंत में हम जानकारी और दे दें अपने ग्राहकों को। इस साल जो है 15 मार्च 2022 तक सरकार के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 6 करोड़ 63 लाख रिटर्न दाखिल हो चुकी हैं। सरकार ने ऐसे रिटर्न दाखिल करने वाले जिनके उसको टैक्स ऑडिट करना पड़ता है, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट जिनको दाखिल करनी पड़ती है, तो उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की 15 मार्च 2022 अंतिम तिथि रखी थी। तो उन सबको मिलाकर अब जो है 15 मार्च 2022 तक कुल मिलाकर 6 करोड़ 63 लाख रिटर्न सरकार को मिल गई है। और 15 मार्च 22 को जो है आखिरी दिन 5.43 लाख ऑडिट रिपोर्ट तो केवल अंतिम दिन ही दाखिल की गई। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आर्थिक मोर्चे पर सकारात्मक खबरें बनी हुई हैं, सरकार के लिए सुकून है। तो फिलहाल इतना ही। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि शेयर को लाइक करें
और कोई कमेंट है तो वो भी हमें अवश्य दें। नमस्कार, धन्यवाद।